हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपनी लेक्चर सीरीज जिसमें हम केस स्टडीज़ को पढ़ रहे थे, हम वो कंटिन्यू रखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पहली केस स्टडी को टैकल किया था। उसके पहले हमने केस स्टडी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अगर आप इसमें नए हैं इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में, तो कोशिश करें कि पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखें, फिर वो जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमने जो केस स्टडी सॉल्व की है वो भी देखें, और फिर इस पर हम सेकेंड वाली पे आते हैं। ठीक है, आज की हमारी जो केस स्टडी है, आई होप आपको आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी कि उसमें हमने एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टोरी ली हुई है। एक म्युनिसिपल कमिश्नर है, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से वहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, अच्छे से जांच नहीं की जाती, कुछ दो लोगों की मौत भी होती है। ये सारी चीज़ें आज की केस स्टडी में पढ़ेंगे। तो पहले हम केस स्टडी पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि मैं खुद रिपीट करूँ, आप पढ़ सकते हो, वो बात सही है। लेकिन एक बात, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेती है। तो हम कैसे एग्जाम में उसको कॉपी करेंगे या एग्जाम में कैसे उसको इमिटेट करेंगे, वैसी हम प्रैक्टिस अभी करते हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, और फिर उसको देखेंगे। You are municipal commissioner of a large city having reputation of very honest and upright officer. A huge multi-purpose mall is under construction in your city and a large number of daily wage earners were employed. ठीक है, one night during the monsoon a big chunk of roof collapsed and causing instant death of 4 laborers. यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, 4 लोगों की मौत हो गई है, तो ह्यूमन नेचर जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद है 4 लेबर इंक्लूडिंग 2 माइनर्स। तो यहाँ पे हमें इंक्लूडिंग 2 माइनर्स जैसे हमने पढ़ा, हमें 2 चाइल्ड लेबर की रिपोर्ट मिल गई है ना। 2 माइनर्स थे लेबर में से, मतलब चाइल्ड लेबर भी हो रहा था। पहली हमें वहाँ पे एथिकल इशू मिल गया है। दूसरा, मैनी मोर वर सीरियस इंजर्ड एंड रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ठीक है, इस सब के कारण गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंस्टेंट इंक्वायरी बिठाई। और इंक्वायरी कमिश्नर या फिर इंक्वायरी ऑफिसर किसको बनाया? आपको। आगे बढ़ते हैं। योर preliminary inquiry has revealed a series of anomalies. बहुत सारी प्रॉब्लम्स पता चलिए आपको, जैसे कि मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वॉज द पुअर क्वालिटी। तो आपने क्या देखा? बिजनेस एथिक्स में कमजोरी हुई है, वहां पे दिक्कत हुई है। ठीक है, जो उनको प्रोडक्ट देना था वो अच्छा यूज नहीं कर रहे थे। डिस्पाइट द अप्रूविंग बिल्डिंग प्लान परमिटेड ओनली 1 बेसमेंट, इन्होंने बेसमेंट को वॉज कंस्ट्रक्टेड, एक और बेसमेंट बनाया था, और दिस वर ओवरलुक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो, 2 चीज हुई। एक तो इन्हें एक्स्ट्रा बेसमेंट बना लिया जो कि मना था, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन था वो फॉलो नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि आपका जब इंस्पेक्शन हुआ फ्रॉम कमिश्नर ऑफिस, जब कमिश्नर ऑफिस से इंस्पेक्शन हुआ उसमें भी डिले हुई। मतलब यहाँ पे एथिकल इश्यूज हमारे कमिश्नर ऑफिस की तरफ से भी गड़बड़ हुई है, तो हम उस एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे। ठीक है, द बिल्डिंग इंस्पेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन योर इंक्वायरी यू नोटिस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉल गिवन ग्रीन सिग्नल डिस्पाइट द इंक्रोचमेंट एरिया ऑफ इनमार्क्ड ग्रीन बेल्ट एंड स्लिप रोड जोनल मास्टर प्लान ऑफ द सिटी। जो गवर्नमेंट की जमीन थी उस पे ये मॉल बन रहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लॉ ब्रेक किया गया है। ठीक है, एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, The permission to construct the mall was accorded to previous commissioner, जो आपके पहले आपकी पोजीशन में थे, उन्होंने, जो कि ना से केवल आपके सीनियर हैं, also your professional फ्रेंड भी हैं, आपके अच्छे फ्रेंड भी हैं और प्रोफेशनल सीनियर भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी वर्सेस ड्यूटी, ऑनेस्टी वर्सेस फ्रेंडशिप, ये सारी डिलेमास भी आपके अंदर आने चाहिए, आपके आंसर में रिप्रेजेंट होने चाहिए। Prima facie, the case appears to be widespread nexus between officials and municipal corporates. तो nexus between businessmen and corporates, ये nexus between businessmen and governance, या फिर nexus between government employees and businessmen, ये दोनों आप शो करेंगे अपने आंसर्स में। ठीक है, द बिल्डर हु इज रिच एंड इन्फ्लुएंशियल हैपेंड टू बी क्लोज रिलेटिव ऑफ पावरफुल मिनिस्टर। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एंगर भी आया है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, पहले तो आपको परसुएट करने की कोशिश की विथ पर्क्स एंड एडवांटेजेस, और फिर आपको देखो ही हिंटेड दैट इफ यू डोंट रिजॉल्व द मैटर somebody his officer will waiting file case against you under POSH Act. POSH क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट।
अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस भी लगा सकते हैं, मतलब ये आपको थ्रेट भी कर रहे हैं, ब्राइबरी भी दे रहे हैं, तो ये सारी बातें आपके अंडर उसमें आनी चाहिए। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में कुछ हिस्सा इसमें नहीं होगा, थोड़ा सा छूटा होगा, तो वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर करते हैं। आप एक बड़े नगर के आयुक्त हैं तथा छवि आपकी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की है। आपने नगर में एक विशाल बहुउद्योगी मॉल निर्धारण किया है जिसकी संख्या में श्रमिक करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मानसून के दौरान उसका छत टूट जाता है और श्रमिकों को तत्काल 4 श्रमिकों की तत्काल मृत्यु हो जाती है। अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल होते हैं और उसमें 2 ऐसे रहते हैं जो माइनर होते हैं, ठीक है। दुर्घटना में मचे हाहाकार में सरकार को जांच के आदेश के देना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, आपकी प्रभावित जात आपकी शुरुआत में जांच में पता चला कि विसंगतियों का खुलासा हुआ है। निर्माण में लाई गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी। पहला, स्वीकृति निर्माण योजना केवल एक निबंधन अनुमति थी, लेकिन एक अतिरिक्त निबंधन मतलब एक बेसमेंट एक्स्ट्रा बना लिया गया है। और जांच के दौरान मास्टर प्लान की उल्लेख में जो गवर्नमेंट की लैंड थी, जो गवर्नमेंट की जगह रोड के लिए बनाई गई थी, उसमें इन्होंने एनक्रोचमेंट मतलब अपना कब्जा कर लिया है और वहां पे कंस्ट्रक्शन भी कर दिया है। जिन्होंने ये स्वीकृति दी थी वो पुराने कमिश्नर, वो आपके सीनियर भी हैं और आपके मित्र भी हैं। अब इस ऊपर में देखते हुए नगर निगम के अधिकारी और निर्माण के बीच में व्यापक यानी कि वहां के जो अधिकारी हैं और जो उद्योगपति हैं उनके बीच में साठगांठ पता चलती है। आपकी सहकर्मी जांच में मदद करने के दबाव डाल रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है। निर्माणकर्ता को समृद्ध और प्रभावशाली राजमंडल शक्ति मंत्री का निकट रिश्तेदार माना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद निर्माण कार्य में बड़ी राशि देने वादा करने के प्रसंग में रफा दफा करने के लिए आपको ब्राइब, आपको घूस दी जा रही है। उसके बाद अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पोश एक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, आपके लिए फॉल्स एक्ट लगा करके आपको इधर से रफा दफा कर दिया जाएगा। इस प्रसंग में हमें अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन को हम डील करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस, ठीक है। प्रसंग निहित में नीतिपरक मुद्दों पर विचार कीजिए। तो हम देखेंगे व्हाट आर एथिकल इश्यूज इन दिस केस। तो हम अपना आंसर शुरू करते हैं, ठीक है। कि हमारा केस सेकंड है ना, इसमें पहला एस्पेक्ट पूछा गया है व्हाट आर वेरियस एथिकल इश्यूज, ठीक है। तो हम पहला एथिकल इश्यूज लिखेंगे, एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहां पे बिल्डिंग बन रही है या फिर जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे। एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू बिजनेसमैन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। वहां पे क्या क्या एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिले, तो सबसे पहले मिला नॉट फॉलोइंग, या यहाँ पे 1 लिखेंगे हम, 1 इज नॉट फॉलोइंग बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, पहला एथिकल इश्यूज क्यों है, क्योंकि लो क्वालिटी प्रोडक्ट, लो क्वालिटी, आपको रीजन भी देना पड़ेगा ना। तो आपने एथिकल इशू आइडेंटिफाई किया और उसके बाद आपने रीजन भी दिया, लो क्वालिटी प्रोडक्ट है ना यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, पुअर वर्किंग कंडीशन फॉर लेबरर्स, है ना। उसके बाद एक और क्या है,
उसके बाद नो सेफ्टी फॉर वर्कर्स, ठीक है। और वहां पे क्या सोशल इश्यूज मिले हमें? सेकेंड मिला चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर कैसे मिला? आउट ऑफ टू लेबर्स, आउट ऑफ 4 लेबर्स 2 वर माइनर, 2 माइनर लेबर्स थे, तो मतलब चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम हमें दिखी वहां पे। और क्या दिखा है? इलीगल एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, है ना, मतलब इलीगल एक्ट है यहां पे। और क्या है? और मैनिपुलेशन ऑफ म्युनिसिपल वर्किंग, म्युनिसिपल कंस्ट्रक्शन कोड। कैसे? उनको 2 की एक बेसमेंट बनाने की परमिशन थी, उन्होंने 1 से ज्यादा बेसमेंट बनाया, ठीक है। तो ये सारी एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेसमैन या कंस्ट्रक्शन साइट। अब दूसरा क्या है? दूसरा देखने को मिलेंगे एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू वो पर्टिकुलर कमिश्नर ऑफिस। वहां से भी तो गड़बड़ हुई, वहां से भी तो लोग जाकर के, उधर से भी लोग जाकर के इंस्पेक्शन कर रहे थे लेकिन सही रिपोर्ट नहीं देते। अब वो देखते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, एक सेकेंड ये मिटा दें। आपको वो स्टोरी समझ में आ रही है ना कि क्या क्या चल रहा है? पहला क्वेश्चन का भी हम आंसर कर रहे हैं, व्हाट आर वेरियस एथिकल इश्यूज। अभी हम इतने सारे एथिकल इश्यूज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम कम से कम जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे, जितने भी मैं केस स्टडीज यहाँ पे कराऊंगा, उसमें आप एथिकल इश्यूज कहीं कहीं लिख लेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें से कुछ आप वहां पे पुट करेंगे और आपके आंसर्स बनते जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि ये सारे आप लिखते चलें, समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो आप भी खुद अप्लाई कर पाए, है ना। एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस। अब कमिश्नर ऑफिस में क्या क्या एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं? जैसे कि पहला है लैक ऑफ डेडिकेशन टू वर्क। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ये हमें एथिकल इश्यूज क्यों मिला? ये एथिकल इश्यू क्यों मिला? क्योंकि इन इंस्पेक्शन में फॉल्स रिपोर्ट दी गई, जिसके कारण कॉजिंग डेथ ऑफ 4 लेबर्स एंड इंजरीज टू अदर्स। तो पहले क्या, लैक ऑफ डेडिकेशन टू वर्क मिला हमें, तो जिससे इंस्पेक्शन में फॉल्स रिपोर्ट गई और 4 लोगों की मौत हो गई। किसके कारण? इनके कारण। दूसरा है दे फॉलो पार्शियलिटी इन वर्किंग, ठीक है। और क्या मिला यहां पे? नॉन इंटेग्रिटी। और क्या एथिकल इश्यूज मिले यहां पे? और क्या एथिकल इश्यूज मिले हमें यहां पे? करप्शन मिला। अब 2 टाइप का करप्शन मिला हमें कमिश्नर ऑफिस में 2 टाइप का करप्शन मिला। करप्शन कैसा? एक मिला हमें मॉरल करप्शन, एक मिला हमें मॉरल करप्शन क्यों मिला हमें? आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि जो उनके कलीग्स हैं, जो कमिश्नर के कलीग्स हैं, वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रॉन्ग रिपोर्ट दीजिए, आप उनकी बात मान लीजिए। जो पावरफुल लोग हैं वहां पे, जो वहां बिजनेसमैन है, उसकी बात मानने के लिए कह रहे हैं। इसलिए एक मॉरल करप्शन है
क्यों? क्योंकि प्रेशराइजेशन या फिर प्रेशर क्रिएटेड बाय कॉलीग्स ऑफ कमिश्नर टू गिव फॉल्स रिपोर्ट। उसके कलीग्स उसको क्या बोल रहे हैं बार बार कि आप इनके खिलाफ वो आवाज मत उठाइए, इनके खिलाफ सही रिपोर्ट मत दीजिए और फॉल्स रिपोर्ट दीजिए, प्रेशराइज करे, तो मॉरल करप्शन मिल रहा है। दूसरा कौन सा है ना, फाइनेंशियल करप्शन कैसे मिल रहा है? फाइनेंशियल करप्शन, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, ठीक है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, ठीक है, ड्यूटी को नहीं किया और किसी के फेवर में दे दिया, ठीक है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं कमिश्नर ऑफिस में। अब हमें कौन से एथिकल इश्यूज देखने को मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रीवियस कमिश्नर, जिन्होंने ये सारी ग्रीन लाइट दी थी, फिर उन्होंने क्या किया, ब्राइब देने की कोशिश की। अगर हम दोबारा पढ़ें इसको, हम इसको दोबारा पढ़ें तो देखिए, द रिच इन्फ्लुएंस, द बिल्डर इज परसुएडिंग यू टू हैश अप द मैटर, प्रॉमिस यू टू फ्यूचर, ही ऑल्सो हिंटेड दैट। अब देखिए, हम एथिकल इश्यूज और देख रहे हैं, एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू, अभी हमने ऑफिस और कंस्ट्रक्शन साइट के एथिकल इश्यूज देखे। अब हम एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू, चलिए एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स देखते हैं। इंडिविजुअल्स, कौन? दो इंडिविजुअल्स हैं यहां पे, एक है प्रीवियस कमिश्नर, एक इंडिविजुअल है प्रीवियस, एक इंडिविजुअल है प्रीवियस कमिश्नर, है ना, जिन्होंने फॉल्स रिपोर्ट बनाई थी या फिर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, ठीक है। और दूसरे इंडिविजुअल है यहां पे बिजनेसमैन, दूसरे इंडिविजुअल है यहां पे बिजनेसमैन, जिनकी बिल्डिंग थी, है ना, जिनकी बिल्डिंग ओनर, ठीक है। एक है बिजनेसमैन, एक बिल्डिंग ओनर है, और एक, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इनमें एथिकल इश्यूज है इन इंडिविजुअल में। पहला है फर्स्ट डिसऑनेस्टी, पहला सोशल इश्यू तो यही है। दूसरा सोशल इश्यू क्या है इनके साथ कि इन्होंने नॉन पार्टीजनशिप फॉलो नहीं किया, जो गवर्नमेंट के जो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है एक सिविल सर्वेंट का, ये कमिश्नर है, ये सिविल सर्वेंट है, इनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहता है? नॉन पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजनशिप, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नहीं करना है, बिजनेस उसको नेक्सस नहीं देना है। तो इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड नेक्सस विथ बिजनेसमैन, does not followed civil service servant integrity फॉलो इन्होंने नहीं की। also breached impartiality code of conduct, ठीक है। ये सारे एथिकल इश्यूज देखने को मिले इनके साथ। इन्होंने इम्पार्शियलिटी फॉलो नहीं की, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बिजनेसमैन के फेवर में अपना पक्ष दिया, इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, जो प्रीवियस कमिश्नर था जिसने ऑर्डर दिया था इन सब के बारे में। आप नए कमिश्नर हो, आपको तो ये सब रिसर्च करना है, आपको ये सब में इंक्वायरी करनी है, ठीक है। जो प्रीवियस कमिश्नर था वो, उन्होंने इंटेग्रिटी फॉलो नहीं की। इंटेग्रिटी मतलब जो आप बोलते हैं, कहते हैं और करते हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट की शपथ ली होगी,
कि मैं ऑनेस्टी से काम करूंगा, लेकिन उन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई। डिसऑनेस्टी क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का काम करना था, सामने वाले कर रहे थे। और नेक्सस बिटवीन, नेक्सस का मतलब होता है एक गलत काम के लिए बनाया हुआ एक बॉन्ड है जो बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेसी के बीच में बनता है, जो कि गलत है ना। बिजनेसमैन की क्या एथिकल इश्यूज हैं यहाँ पे? एथिकल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल में ये बिजनेसमैन के क्या एथिकल इश्यूज है? पहला तो ही अंडरमाइंड द लॉ ऑफ लैंड, मतलब जहां वो रह रहा है वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल लैंड को उसने, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, वहां के लॉ को उसने अंडरमाइन किया। क्यों? दो कारण से। एक तो उसने लैंड एनक्रोचमेंट और उसके बाद से और क्या किया इन्होंने? ब्राइब देने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया? ब्राइब देने की कोशिश की ना आपको कि आप इनका केस बंद कर दीजिए। इन्होंने फॉल्स केस, है ना, फॉल्स केस करने की धमकी दी आपको, ठीक है। एक तो फॉल्स केस करने की धमकी दी, ऊपर से इन्होंने कोशिश की है कि एक सिविल सर्वेंट को डराया जाए, है ना। इन्होंने धमकी दी एक सिविल सर्वेंट को। और क्या किया इन्होंने? फॉल्स केस की धमकी दी है, तो मतलब इन्होंने जो लॉ है उस लॉ को नेगेटिवली यूटिलाइज करने की कोशिश की है ना। लॉ को नेगेटिवली अपने फेवर में यूज करने की कोशिश की है। और क्या है? चौथा है एपैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? जो चार लोग मरे उनकी तरफ उसने बिल्कुल एपैथी दिखाई है। उनको एक तो लो क्वालिटी काम के साथ, बिना सिक्योरिटी के साथ उनको काम करा रहा था ये व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद वो मर भी गए हैं, अब भी कोशिश कर रहा है कि मैं बच जाऊं। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। इंटेलेक्चुअली ये मॉरली करप्ट व्यक्ति है, ठीक है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज हैं, देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक एक करके क्वेश्चन को हम एड्रेस करने वाले हैं ना। पहला क्वेश्चन था डिस्कस एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इन दिस क्वेश्चन। आप नए कमिश्नर हैं, आपने सारी सिचुएशन देख ली, पूरी केस स्टडी पढ़ ली। अब कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टेप लेंगे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है कि आप क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं, क्या लेंगे वो लास्ट में बताएंगे। पहले बताने कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। तो हम उन सारे ऑप्शंस को एग्जामिनर को बताएंगे। देखिए फॉलोइंग ऑप्शंस कमिश्नर हैव। फॉलोइंग ऑप्शंस कमिश्नर हैव। कमिश्नर हैव, ठीक है। फॉलोइंग ऑप्शंस कमिश्नर हैव, उनके पास, मुझे ऐसा लगता है आप इसके और भी ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। आप जो देखिए, जरूरी नहीं है कि जो मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूं या फिर जो मैं केस स्टडी के आंसर्स दे रहा हूं वो परफेक्ट हो। आप मेरे से अच्छे आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके विचार में इससे अच्छे पॉइंट्स आते हैं तो जरूर आप उनको मेंशन करिए, ठीक है। आपको लगता है कि मेरे कुछ पॉइंट्स नहीं, ये वाले गलत है, ये वाले सही है, तो आप उनको यूटिलाइज कर दिए। यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि मैं बस आपको एक तरीका बता सकूं कि इस तरीके से करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये आंसर जो मैं लिखा रहा हूँ परफेक्ट है, आप इससे ज्यादा अच्छे आंसर लिख सकते हैं। तो जो आपके अंदर आइडियाज आ रहे हैं, जो पूछा है, सिचुएशन है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कुछ लिख पा रहे हैं तो जरूर लिखिएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन मेरे को जो लगते हैं, जो 3 ऑप्शन लगते हैं इसके सामने, पहला ऑप्शन उनके सामने है जो कमिश्नर है कि he can give honest report based on
based on facts and his preliminary inquiry, irrespect of threats associated with it, threats associated with it। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो उनको सही लग रहा है, जो उन्होंने देखा है वो सच सबके सामने आए, ऐसा किसी और के साथ ना हो, ये हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? दूसरा ऑप्शन है कि ही कैन आस्क टू लीव द केस and appoint someone else leave the case and ask someone else to inquire। यहां पे क्या करे? वो सिचुएशन को अवॉइड कर जाए। अवॉइड कैसे कर जाए? कि यार मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है, आप किसी और को बुला लीजिए इंक्वायरी करे, मैं अभी इंक्वायरी नहीं कर पाऊंगा। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? ही एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ बिजनेसमैन and present false report। ये तीन ऑप्शंस है उसके पास। उन्होंने अभी क्वेश्चन में पूछा है, ऐसा हम करने नहीं वाले हैं, ठीक है? ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इन दिस सिचुएशन। तो ये तीन ऑप्शन के अलावा कोई दिख रहा है मुझे? ये तीन ऑप्शन कैसे पता चले? एक सिचुएशन होती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम को चैलेंज, कोई आपके सामने प्रॉब्लम आई तो आप क्या कर सकते हो? पहला तो आप उसको भिड़ सकते हो, जैसे हम पहले कर रहे हैं कि हम सही बोलेंगे, प्रॉब्लम से भिड़ जाएंगे। दूसरा, उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ किया कि वो इंक्वायरी छोड़ दो, किसी और को बोलो, अवॉइड कर लो, उस सिचुएशन से ही अलग हो जाओ। तीसरा, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ऐसा होना है तो हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि चलो फॉल्स रिपोर्ट देते, हम इससे बच जाए। ठीक है, ये तीन तरीके हैं। इसमें से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि कौन से ऑप्शन है कमिश्नर के पास, वो हमने बता दिए। नहीं, अब उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन योर सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। अब उन्होंने नेक्स्ट सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और क्यों, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो ऑब्वियसली हम कौन सा करेंगे? फर्स्ट वाला। हम कौन सा करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट? क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अपना पूरा सिलेबस देखेंगे तो वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, डेडिकेशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है, टॉलरेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, विच मींस यही रिक्वायर है एक सिविल सर्वेंट से। तो वही हम यहाँ शो करेंगे, और वो सारी चीजें कहाँ शो हो रही है? पहले वाले ऑप्शन में। तो हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करना है अब अपन को कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे और क्यों, है ना? हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे और क्यों। तो हमने बता तो दिया कि हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अब हमें क्यों का आंसर करना है, वाई एक्सप्लेन करने बोला है। एक्सप्लेन करो क्यों पहला वाला ऑप्शन चूज करोगे। तो एक्सप्लेनेशन ये है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। क्या है पहला पॉइंट? टू फॉलो सिविल सर्वेंट्स वैल्यू। सिविल सर्वेंट्स वैल्यूज जो कि हैं कंपैशन, है ना, एम्पैथी टुवर्ड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कौन कौन सी है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, एम्पैथी एंड कंपैशन, empathy and compassion towards weaker section of society,
तो इससे इनको क्या लेना देना, इसमें आपने एक्सप्लेन क्या किया, ये एक्सप्लेन किया कि वो जो 2 लोग मारे गए या फिर 4 लेबर डाइड आर फर्स्ट प्रायोरिटी इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी कि ऐसा दोबारा ना हो, रिपीट ना हो। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ऐसा जो ह्यूमन लॉस है, देखिए एक आपकी वैल्यूज की प्रायोरिटी होती है और सबसे ऊपर आता है ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन लाइफ। ठीक है, किसी भी काम में आपकी प्रेस्टीज जा रही हो, कुछ जा रही हो, अगर कहीं किसी की ह्यूमन लाइफ जा रही है ना, तो आप अपनी सारी चीजें, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी हटा के पहले आप ह्यूमन लाइफ को बचाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ह्यूमन लाइफ बचानी है। तो यहाँ पे 4 लोग मर गए। ठीक है, और भी कितने सारे वीक कंस्ट्रक्शन चल रहे होंगे, कितने सारे लोग वहां पे रहने आए होंगे। हो सकता है कि अभी तो गिर गया, कुछ बिल्डिंग बन जाए, लोग रहने लगे 1000, यानी किसी एक बिल्डिंग में 100 लोग रहने लगे, एकदम से किसी दिन थोड़ा सा भूकंप आए और लो क्वालिटी के कारण सब मर जाएं। तो ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए हमें ये रिपोर्ट अभी बाहर देना जरूरी है। ठीक है, और क्या, एक तो हमने क्या किया, फॉलो सिविल सर्वेंट वैल्यूज। दूसरा हमने किया कि इट विल एक्ट एज deterrence it will act as deterrence to other construction owners and officers to not to repeat it। देखिए जो सजा होती है ना, जो हमारे यहाँ लॉ में सजाएं दी जाती हैं, वो इसलिए नहीं दी जाती कि आपने कुछ कर दिया तो आपको इसको बिल्कुल खत्म कर दो। इसलिए दी जाती है कि जो समाज में एक बैलेंस बना हुआ है, सही और गलत का। जो गलत करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है ताकि समाज उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये गलत था, इसको नहीं करना है। तो अगर हमने अभी अपनी रिपोर्ट फॉल्स नहीं की, अभी हमने अपनी ऑनेस्ट रिपोर्ट दी ना, तो ये बाकी लोगों पर इंपैक्ट जाएगा कि नहीं ऐसा करने पर गलत हो जाता है, हमें जेल हो सकती है, ऐसे करने में हमने जो किया, हम किसी लॉ को खरीद नहीं सकते हैं, उसे फुलफिल करना होता है, हर लॉ को अबाइड करना होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप लॉ को अबाइड नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ के आप जा नहीं सकते हैं ना। तो कोशिश करें कि ऐसे वाले सारे एग्जांपल्स आप अपने इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए देंगे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि अब हम और बता सकते हैं कि इट इज माई अकाउंटेबिलिटी, दिस डिसीजन विल फॉलो। ये वाला आप अगर नहीं लिखें तो आप इस वीडियो को रोक करके दोबारा लिख लेंगे, है ना। दिस डिसीजन, आपका ये जो ऊपर डिसीजन है कि आप ऑनेस्ट रिपोर्ट देंगे, दिस विल इंश्योर, दिस अबव इंश्योर पहला है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी, क्योंकि जिन मिनिस्टर ने ये वो बोला था हमें इंक्वायरी करने के लिए, तो किस लिए बोला था, क्योंकि लोगों ने प्रेशराइज किया था, विच मींस लॉ ऑफ द लैंड अभी भी लोगों के हाथ में पावर है। तो ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आंसर पॉलिटिशियंस को देना होगा कि ये गलत क्यों हुआ या सही क्यों हुआ। तो मेरी रिपोर्ट, ये जो या फिर आपकी जो रिपोर्ट है, ये जाके पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी को इंश्योर करेगी। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर होगी। कैसे, ये जो डिसीजंस आए, पहला कि गलत डिसीजन प्रीवियस कमिश्नर से गया, जिन लोगों को जाकर के रिपोर्ट तैयार करनी थी कि यहाँ पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन गलत हो रहा है, उन्होंने गलत किया, तो उनकी भी तो जवाबदेही बनती है, उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों चेक नहीं किया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी पैसे देगा और कोई भी काम गलत हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमारा ये जो डिसीजन है ये इंश्योर करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अकाउंटेबल हो। तीसरी चीज क्या इंश्योर करेगी मेरा डिसीजन? पब्लिक ट्रस्ट कैसे? पब्लिक ट्रस्ट इसलिए इंश्योर करेंगे क्योंकि जब हम अपने आप को
दोबारा से एनलाइट करते हैं। कैसे? हमने कुछ गलत हुआ, उसको हमने पकड़ा, लोगों के सामने रखा कि ऐसा ऐसा गलत हुआ था, बट हमने ये एक्शन लिया है इनके खिलाफ। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से काम करती है, तो जो ट्रस्ट बिटवीन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन है वो और बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे आज भी लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि कोई भी दिक्कत होगी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को भी नीचे कर देगा और खुद ऊपर आएगा। जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि वो अपने डिसीजंस को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, वो सबको बताते हैं कि नहीं नहीं ये ह्यूमन कंडीशन के खिलाफ है या सही है, ठीक है। इसीलिए वो पब्लिक ट्रस्ट बिटवीन कोर्ट्स एंड पब्लिक दोनों में बना हुआ है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक ट्रस्ट रखने के लिए ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, इसीलिए हम अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। और क्या है? this will prove nexus between bureaucracy and businessmen, and try to proof नहीं करेंगे, this will show and try to reduce it। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए भी हमारी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया? पहले क्या पूछा था, व्हाट आर वेरियस एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस स्टडी। हमने एथिकल इश्यूज बताए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताए। फिर पूछा कौन कौन से ऑप्शन है, तो हमने बता दिए, एक तो या तो रिपोर्ट देगा, दूसरा या तो वो उस केस से हट जाएगा, तीसरा वो उनकी बात मान लेगा। और उनने फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी आपने ऑप्शन चूज किया है, उस ऑप्शन को एक्सप्लेनेशन दिए। तो हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन किया कि हमने ये क्यों चूज किया, क्योंकि एक पब्लिक सर्विस की कुछ वैल्यूज होती है, हमने उनको फॉलो किया। दूसरा है जो नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए। तीसरा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बनेगी। चौथा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की। पांचवा हमने पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए ये किया है। और छठवां हमने ये शो किया है कि नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेसमैन एग्जिस्ट करता है और इसको हम फ्यूचर में रिड्यूस करेंगे। ये सारी चीजें हमारी जो रिपोर्ट है उससे इंश्योर होगी। और आप अपने कंक्लूजन में फिर कुछ भी डाल सकते हैं, किसी का भी कोट डाल सकते हैं। ग्रीड, जैसे कि महात्मा गांधी का जो कोट है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर वंस ग्रीड, ठीक है। ऐसा बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव में भी, कमिश्नर के भी आ सकता है, पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी आ सकता है। इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो रॉन्ग वे ऑफ डूइंग राइट्स थिंग्स। जब आपको यहाँ पे कोई भी सही काम करने के लिए गलत तरीका नहीं हो सकता है, तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आप कुछ भी कंक्लूजन में ऐसा अच्छा सा डाल सकते हैं। आई होप आपको आज की केस स्टडी समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।